नमस्कार। ग्रामीण विकास के अगले पार्ट में आज अपन देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये काफी महत्वपूर्ण योजना है। एडीओ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण योजना है और दूसरे पेपर में, दूसरे किसी भी अलग अलग एग्जाम में यानी व्यापम में भी और पीएससी वगैरह में भी इनके बारे में कई चीजें पूछी हुई हैं। तो आइए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में जानते हैं कुछ। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके दो पार्ट हैं, यानी पहले असल में मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये जो है इसकी मातृ जो योजना है वो इंदिरा आवास योजना है। और जब इंदिरा आवास योजना को बंद किया गया तो अपन 1 अप्रैल 2016 को, कब 1 अप्रैल 2016 को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण किया। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का जब निर्माण किया गया उस वक्त इसके दो पार्ट निर्धारित किए गए, एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और एक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, यानी शहरी क्षेत्रों के लिए भी, क्योंकि इंदिरा आवास योजना शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं था और वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए था। और जब उसमें जो उसका पुनर्गठन किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में, तो शहरी क्षेत्र के लिए अलग एक योजना बनाई गई और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग एक योजना बनाई गई। तो प्रधानमंत्री आवास योजना हम ग्रामीण पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में शामिल है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ये प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 2016 को ये प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ हो गई। इससे पहले जो आवास की योजना चलती थी वो इंदिरा आवास योजना है। इसीलिए बहुत सारे जो प्रावधान आप देखेंगे, इंदिरा आवास के प्रावधान भी आप देखेंगे, कुछ चीजों को बदलाव किया है, बाकी चीजों को बदलाव नहीं किया गया। तो 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन करके नई योजना स्थापित कर दी गई। कौन सी योजना थी वो? प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके दो चरण हुए। जो पहला चरण हुआ 2016 से 2019 तक चला और 2019 से लेकर 2022 तक दूसरा चरण चलने वाला था। लेकिन 2022 में निर्धारित किया गया कि इसको हम कुछ वक्त के लिए और बढ़ा देंगे, यानी 2024 तक कर देंगे, यानी अब तक ये योजना चल रही है। तो 2016 से लेकर 2019 और 2019 से लेकर अब तक ये योजना क्या कर रही है? संचालित की जा रही है। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य वही था जो है प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य था। कुछ चीजों को बदला गया है। ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय, जिन लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्र में आवास नहीं है उन लोगों को आवास उपलब्ध कराना, पक्का आवास उपलब्ध कराना। ध्यान रखिएगा क्या उद्देश्य था? पक्का आवास उपलब्ध कराना। दूसरा, रसोई युक्त आवास उपलब्ध कराना। पहले वाले में रसोई नहीं हुआ करता था, तो रसोई युक्त आवास उपलब्ध कराना। और तीसरा, शौचालय युक्त आवास उपलब्ध कराना। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था, यानी इसको जो शार्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? PMAYG, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराएंगे, आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराएंगे, रसोई के साथ और शौचालय के साथ आवास उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। पात्रता कौन होगा? तो पात्रता में ज्यादा नहीं रखा गया है, प्राथमिकता रखी गई, लेकिन पात्रता कितना रखा गया? बस आवासहीन होना चाहिए और बीपीएल होना चाहिए। इसके ज्यादा पात्रता नहीं रखी गई है, कितनी पात्रता होनी चाहिए। प्राथमिकता अलग अलग क्रम निर्धारित किया गया कि पहले किसको देंगे, क्योंकि गरीबों में ज्यादा गरीब किसको ज्यादा आवश्यकता है उसके लिए प्राथमिकता केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने दोनों ने तय की हुई है। लेकिन इसमें पात्रता रखी गई कि वो व्यक्ति जो बीपीएल वर्ग का व्यक्ति है और यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है और आवासहीन व्यक्ति है, उनको हम आवास उपलब्ध करा देंगे। इनमें ज्यादातर कोशिश किया गया कि हम 60% जो आवास होंगे, जो आवासहीन और बीपीएल वर्ग में प्राथमिकता देंगे, उसमें 60% ST/SC को, अल्पसंख्यक को 15% और विकलांग को 3% क्या देंगे, इसको प्राथमिकता देने का प्रयास करेंगे। जो इंदिरा आवास योजना में भी सेम टू सेम था, इंदिरा आवास योजना और इसमें कोई अंतर नहीं। फिर धनराशि कितना दी जाने वाली थी? तो लास्ट में इंदिरा आवास योजना में जो धनराशि मिलती थी वो 70,000 रुपए और 75,000 रुपए थी। सबसे लास्ट में, शुरुआत तो अलग कम से हुआ था, फिर 45,000 बढ़ा, फिर 70-75,000 हुए। तो सामान्य क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो वर्तमान में मिलता है 1,20,000 रुपए। कितने मिलते हैं? 1,20,000 रुपए। इस 1,20,000 रुपए में पक्का आवास का निर्माण किया जाएगा, एक शौचालय का निर्माण किया जाएगा और एक रसोई का निर्माण किया जाएगा। और जब दुर्गम पहाड़ी या आईपी जो क्षेत्र होंगे, क्योंकि यहाँ पर सामग्री पहुंचने में दुर्गम क्षेत्र है या फिर कोई पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर सामग्री पहुंचाने में समय लग सकता है और ज्यादा खर्च भी हो सकता है। आईपी यानी पिछड़े जिले जो होंगे, जो जनजातीय जिले होंगे, उनको आईपी जिले यानी इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान वाले जो जिले होंगे, इन सारे जगह इनको पैसा बढ़ा कर दिया जाता है, 1,30,000 रुपए। तो इनको पूछने की संभावना होती है सामान्य क्षेत्र में कितना मिलता है? 1,20,000 रुपए, जबकि दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्र में कितना मिलता है? 1,30,000। शौचालय हेतु 12,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। शौचालय उपयुक्त होंगे,
लेकिन इनके अतिरिक्त यानी 1,20,000 और 1,30,000 के अतिरिक्त दोनों व्यक्तियों को कितना दे दिया जाएगा? 12,000 रुपए क्या दे दिए जाएंगे और अतिरिक्त दे दिए जाएंगे। ठीक है, जो किसके लिए दिए जाएंगे? शौचालय निर्माण के लिए। और शौचालय निर्माण किस योजना के तहत दिया जाता है? स्वच्छ भारत मिशन, जो मोदी जी द्वारा चलाया जा रहा था स्वच्छ भारत मिशन, उस मिशन के तहत 12,000 रुपए अतिरिक्त आवास के अतिरिक्त यानी 1,20,000 1,30,000 के अतिरिक्त 12,000 रुपए उसके शौचालय निर्माण के लिए किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति चाहे कि उसके गृह निर्माण के अलावा यानी घर आवास निर्माण के अतिरिक्त वो कोई और कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहता है और भी बड़ा आवास बनवाना चाहता है, एक आध कमरे और निकलवाना चाहता है, तो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से 4% की दर से 70,000 रुपए का लोन प्राप्त कर सकता है। कितने का लोन प्राप्त कर सकता है? 70,000। उसकी ब्याज दर क्या होगी? 4%। और कहां से ले सकता है? किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से ले सकता है। इसके अतिरिक्त और क्या मिलेगा? मनरेगा में हमने देखा है कि मनरेगा के तहत सामान्य क्षेत्र का व्यक्ति है तो उसको 90 दिन का रोजगार मिल जाएगा। मनरेगा के तहत सामान्य क्षेत्र का व्यक्ति है तो 90 दिन का रोजगार, दुर्गम क्षेत्र का व्यक्ति है तो 95 दिन का रोजगार, उसको अपने आवास का निर्माण खुद कर सकता है। लेकिन चूंकि यह पक्का आवास का निर्माण करना है तो उस व्यक्ति को मनरेगा के तहत अर्धकुशल श्रमिक का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य हो। ध्यान रखिएगा, कच्चा आवास में प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, पक्के आवास करने के लिए उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, वरना दूसरा राजमिस्त्री आकर काम करेगा उसके घर में। अगर वो खुद काम करना चाहता है तो 90 और 95 दिन का रोजगार क्या कर सकता है? वो प्राप्त कर सकता है, मजदूर के रूप में काम कर सकता है। ठीक, तो अतिरिक्त 70,000 रुपए और मनरेगा के तहत 90 और 95 दिन का रोजगार इसको मिल जाएगा। फिर जो आवास यानी हितग्राहियों का चयन किया जाएगा, वो चयन का आधार क्या होगा? तो हमने मनरेगा में देखा था कि मनरेगा बोल रहा हूं, इंदिरा आवास योजना में देखा था कि उसमें जो जनगणना थी, जनगणना 2001 के आधार पर रखा गया था। लेकिन इसमें क्या रखा है? हितग्राही का जो चयन किया गया है वो SECC 2011 के आधार पर किया गया है, यानी सोशल एंड इकोनॉमिक्स कास्ट सेंसस। सोशल इकोनॉमिक्स कास्ट जो सेंसेक्स है उसका आधार बनाकर सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर जो है वो तय किया गया। 2011 में जो हुआ था उस आधार पर हितग्राही का चयन किया जाएगा। उसकी एक लिस्ट होगी, उस लिस्ट में हितग्राही का चयन किया जाएगा। परंतु इनके चयन के बावजूद भी ग्राम सभा का अनुमोदन करना आवश्यक होगा। यानी ग्राम पंचायत नहीं, ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत मतलब सरपंच सचिव ये सारे लोग होते हैं, लेकिन ग्राम सभा का मतलब है कि पूरी जो उस ग्राम की सारी जनसंख्या, जो भी लोग होंगे ग्राम के सारे सदस्य 18 वर्ष से अधिक वाले, तो वो लोग इनका अनुमोदन करेंगे। तो उनके अनुमोदन के बाद फिर हितग्राहियों का चयन कर लिया जाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का SECC 2011 में नाम नहीं है, तब उसको जो है ग्राम पंचायत से क्या करवाना पड़ेगा? नाम न होने पर, यानी SECC में नाम न होने पर न हो तब क्या कर सकता है? तो पंचायत से क्या करवाता है? ग्राम पंचायत से अनुमोदन प्राप्त करके वो हितग्राही जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो पहला कोशिश किया जाएगा कि SECC 2011 जो है यानी कास्ट एंड जो है आपका सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है उस 2011 के आधार पर हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। अगर इस सूची में उनका नाम नहीं है तो उनको ग्राम पंचायत से अनुमोदन कराना पड़ेगा, तब कहीं जाकर उनका चयन होगा। और इनके चयन के पश्चात ग्राम सभा से उसका अनुमोदन यानी पास करवाना होगा। अंश कितना होगा? तो अंश उतना ही रखा गया है जितना इंदिरा आवास योजना में है। केंद्र सरकार का 60% हिस्सा होता है इस पूरे सिस्टम में, और राज्य सरकार का हिस्सा कितना होता है? 40%। जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखा जाए तो 90-10 का रेशियो रखा गया है इंदिरा आवास योजना और इसमें सेम है। तो आप इंदिरा आवास योजना एक बार वीडियो देख लीजिए। तो 60% केंद्र सरकार लिखती है और राज्य सरकार 40%। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए यानी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम जो 7 सिस्टर है उनके लिए 90% केंद्र सरकार खर्च करती है और 10%। और इनसे जो बजट का निर्माण होगा, जो 100% राशि बनेगी इनसे बनकर, उनका 5% जो राशि किया जाएगा वो मकानों के उन्नयन के लिए खर्च किया जाएगा। मकान उन्नयन के लिए खर्च किया जाएगा, यानी उनका घर बनाने के लिए खर्च न करके उनका मकान उन्नयन, उनका पैसा जो है कोई आपदा वगैरह हो गया तो 5% राशि का इस्तेमाल वहां किया जाएगा। लक्ष्य राशि का निर्धारण कौन करता है? तो किस राज्य में कितने घरों का निर्माण करना है ये केंद्र सरकार ने निर्धारित कर दी, और उनको कितना पैसा देना है ये भी केंद्र सरकार निर्धारित करती है। तो लक्ष्य का निर्धारण भी केंद्र सरकार और राशि का भी निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा होता है। डिजाइन कौन बनाएगा?
तो डिजाइन जो है, जो आपका स्थानीय डिजाइन होगा मकानों का, स्थानीय जगहों के स्तर पर, वो स्थानीय डिजाइन का निर्माण व्यक्ति खुद स्वयं कर सकता है, स्वयं इस डिजाइन का निर्माण कर सकता है। यदि वो स्वयं डिजाइन नहीं करता है तो यूएनडीपी द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया जा रहा है, जो कैसा होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, निर्माण कार्य में भी सस्ता हो और आपदा रोधी होना चाहिए, और ऐसे मकान का निर्माण किया जा सके जो कम से कम 30 वर्षों तक चल सके। क्या कर सके? 30 वर्षों तक चल सके, ऐसे मकानों का निर्माण करना होगा। इतना मजबूत होना चाहिए कि कम से कम 30 वर्षों तक चल सके। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। फिर हमको ध्यान क्या देना है कि ऐसे कौन परिवार है, यानी पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर किसको किसको अपन प्राथमिकता के आधार पर मकानों का आवंटन करेंगे। तो प्राथमिकता का निर्धारण ये केंद्र सरकार ने किया है। पहले तो ये निर्धारित किया है कि जो सोशल एवं कास्ट सेंसेक्स होगा उसमें जो स्वतः परिवार है, यानी पहले लिस्ट में जिनका नाम है उनका, वो पहले ही प्राथमिक परिवारों में उनको चुन लिया गया है, तो उनका एक नाम लिख दिया जाएगा। दूसरा, उन लोगों को रखा जाएगा जो शून्य कमरे वाले। शून्य कमरे वाले कैसे होते हैं? जैसे किन्हीं ने छोटी झोपड़ी बनाकर रखी हुई हो, कच्चे कमरे बनाकर रखे हो, या फिर कोई टाट का कमरा बनाकर रखा हो, तिरपाल बांध कर रखे हो, या टेंट में रह रहे हो, तो ऐसे कमरे, ऐसे घर परिवार जो है शून्य कमरे वाले परिवार कहलाते हैं। तो उनको दूसरे नंबर पर प्राथमिकता में रखा गया है। तीसरे नंबर पर उन लोगों को प्राथमिकता में रखा गया है जो सांसद आदर्श ग्राम या विधायक आदर्श ग्राम या रूर्बन मिशन के तहत जो पात्र परिवार होंगे। जैसे सांसद आदर्श ग्राम को एक मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करना है, विधायक आदर्श ग्राम को भी मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करना है, तो या रूर्बन मिशन जो अर्बन और रूरल दोनों को मिलाकर बनाया गया है, जो हमारे छत्तीसगढ़ से ही प्रारंभ हुआ था। आगे अपन इस योजना को पढ़ेंगे, रूर्बन मिशन को, केंद्रीय योजना है जिसको मोदी जी ने प्रारंभ किया। तो आदर्श सांसद ग्राम या विधायक जो ग्राम या रूर्बन मिशन के तहत जो चयनित पात्र परिवार हैं उनको तीसरे नंबर पर रखा गया है। चौथे नंबर पर उन लोगों को रखा गया है जिनकी कच्ची दीवार हो। दीवार कैसी हो? रूम तो बना हुआ है, घर तो बना है, लेकिन दीवार कैसा हो? कच्चा बना हो, तो उनको पक्का बनाए। या भूमिहीन हो, यानी उनके पास कोई जमीन हो ही ना, या मजदूरी करते हो या मजदूर करते हो, ऐसे परिवारों को चौथे नंबर पर रखा गया है। और पांचवें नंबर पर रखा गया है कि जिनके परिवार की मुखिया एक महिला हो, यानी उनके पति की मृत्यु हो चुकी हो या उनका पति परित्यक्त महिला हो, उनका पति साथ में न रहता हो, तो ऐसे महिलाओं को प्राथमिकता 5वें नंबर पर रखा गया है। और शहीद परिवार, सामान्यतः शहीद परिवार जो होगा, पुरुष जो शहीद होगा या महिला, तो उनके परिवार में सामान्यतः महिलाएं परिवार की मुखिया के रूप में कार्य करती हैं, तो इन परिवारों को 5वें नंबर पर प्राथमिकता दिया गया। लेकिन हमारे राज्य सरकार ने यह तय किया कि योजना के प्रारंभ होने के 5 वर्ष तक अब समाप्त हो चुका है, तो 5 वर्ष तक अपन किसको प्राथमिकता देंगे? किसी आवासहीन को, फिर शून्य कमरे वालों को, फिर कच्ची दीवार वालों को, इनको प्राथमिकता देंगे। क्या तय किया? पहले आवासहीनों को, दूसरे नंबर शून्य कमरे वालों को, फिर तीसरे कच्ची दीवारों को। ये इस आधार पर हमने क्या दिया है? प्राथमिकता हमारे राज्य सरकार ने तय किया है। ठीक है, फिर बहुत सारे प्रावधान ध्यान रखिएगा, वो आपके किसके हिसाब से चलते हैं? इंदिरा आवास योजना के हिसाब से चलते हैं। इसमें आवास महिला के नाम पर होगा। सामान्यतः कोशिश किया जाएगा कि आवास किसके नाम पर रखा जाए? परिवार की महिला के नाम पर रखा जाए। महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत आवश्यक है। तो अगर पूछा जाए कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्या कदम उठाया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो आवास महिला के नाम पर होता है। लेकिन अगर महिला के नाम पर ना हो, अगर दोनों मिलकर कहते हैं तो दोनों संयुक्त रूप से भी कर सकते हैं। दोनों चाहते हैं कि हमारे दोनों पति पत्नी के नाम पर हो तो संयुक्त कर सकते हैं। और महिला के, जब महिला नहीं होगी तब ये पुरुष के नाम पर होगा। महिला को क्या नाम दिया जाएगा? रखा जाएगा। फिर ध्यान रखना है कि जो इंदिरा आवास योजना है उसमें 20 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर में अपन क्या करते थे? गृह का निर्माण करते थे। यहां पर हमको ध्यान रखना है कि यहां पर 25 वर्ग मीटर में आवास का निर्माण होना है, क्योंकि एक रसोई एक्स्ट्रा बढ़ जा रही है, तो एक रसोई के लिए 5 वर्ग मीटर का क्षेत्र बनाना पड़ेगा। तो इंदिरा आवास योजना में 20 वर्ग मीटर और प्रधानमंत्री आवास योजना में 25 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल का क्या होना चाहिए? जमीन होना चाहिए जिसमें आवास का निर्माण किया जा सके। फिर ध्यान रखिएगा, जो हमारा ये पहला चरण जब चल रहा था 2016 से 2019, ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार ने लगभग 95.5% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। कितने लक्ष्य को प्राप्त किया? 95.5% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और इस आधार पर पूरे देश में इसका दूसरा स्थान है। कितना स्थान है? दूसरा स्थान पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या ध्यान रखना है कि ये योजना 1 अप्रैल 2016 से इंदिरा आवास योजना के नाम पर 2 चरण है, 2016 से 2019 और 2019 से अब तक दूसरा चरण।
ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को पक्का रसोई युक्त शौचालय युक्त आवास उपलब्ध कराना है। आवासहीन बीपीएल को प्राथमिकता देंगे अपन। एसटी एससी को 60%, अल्पसंख्यक को 15% और विकलांग को 3%। सामान्य क्षेत्र में 1,20,000 रुपए और दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए। 12,000 शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 70,000 का ऋण 4% के ब्याज दर से। मनरेगा के तहत 90 और 95 दिन का रोजगार। 90 दिन का रोजगार सामान्य क्षेत्रों में, 95 दिन का रोजगार दुर्गम और पहाड़ी या आईएपी जिलों में। ठीक है, फिर ये चयन कहां से किया जाएगा? आपका सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के आधार पर, अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा, अंश केंद्र सरकार का 60%, राज्य सरकार का 40%, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 90% और 10%। 5% राशि किसके लिए निर्धारित किया जाएगा? मकानों के उन्नयन के लिए यानी आपदा प्रबंधन के लिए। लक्ष्य और राशि का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। मकान का डिजाइन स्वयं भी कर सकते हैं या यूएनडीपी द्वारा करवाई। ऐसा मकान बनवाइए जो 30 साल तक चल सके। प्राथमिकता का चयन वो स्वतः शामिल परिवार जो इस एसईसीसी 2011 में जो शामिल है उनका, फिर जो है शून्य कमरे वाले, फिर आदर्श ग्राम और विधायक ग्राम वाले, फिर कच्ची दीवार वाले, भूमिहीन या मजदूर, महिला मुखिया या संयुक्त परिवार। 25 वर्ग मीटर में आपका क्या होना चाहिए? घर निर्माण होना चाहिए। राज्य सरकार ने तय किया कि अगले 5 वर्षों तक आवासहीन, शून्य कमरे वाले और कच्ची दीवार वाले को प्राथमिकता देंगे। महिला के नाम पर होगा, मांगे जाने पर संयुक्त नाम पर, वरना महिला नहीं है तो फिर पुरुष के नाम पर। प्रथम चरण जो 2016 से 2019 तक था उसमें 95.5% लक्ष्य को हमने छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरा कर लिया है और इस तरीके से क्या कर लिया है, ये दूसरे स्थान पर अपन रहे। इसका आर्थिक सर्वेक्षण का भी डेटा अपने को पढ़ना है जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है ये फरवरी मार्च में, लास्ट फरवरी में या फिर मार्च में आ जाए तो अपन आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा को मैं वहां अपडेट कराऊंगा। ठीक है, तो आप आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा के लिए भी इंतजार कीजिएगा और जो चीजें यहां पर आपने पढ़ ली है उन चीजों को पूरी तरीके से याद कर लीजिए। बल्कि इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना को कंपेयर करके पढ़िए। अगर आप कंपेयर करके पढ़ पाएंगे, दो तुलनात्मक रूप से पढ़ पाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक तरफ इंदिरा आवास योजना और एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना, दोनों को आप क्या कर लीजिए, आप तुलनात्मक रूप से पढ़ लीजिए जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।